कहानी के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। आज प्यार में सराबोर एक मीठी सी कहानी प्रस्तुत है। एंटन चेखव की इस कहानी में पहली मोहब्बत की कोमल भावना है, क्रूरता का एहसास है और जिंदगी भर साथ चलने वाली यादें हैं। पेश है चेखव की रूसी कहानी शूतका की हिंदी प्रस्तुति लव यू नाद्या। सर्दियों की एक चमकदार धूप वाली दोपहर थी। ठंड बहुत ज्यादा थी और नाद्या के बालों की लटों और ऊपर वाले होंठ पर बर्फ की महीन परत जम गई थी। धूप की रोशनी में ये बर्फ की परत चांदी की तरह चमक रही थी। उसने मेरी बाह को कसकर पकड़ा हुआ था और हम पहाड़ी पर काफी ऊंची जगह पर खड़े थे। हम जहां पर खड़े थे वहां से नीचे तक लंबी ढलान थी जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। धूप में ये बर्फ शीशे की तरह चमक रही थी। हमारे पास ही बर्फ पर फिसलने वाली स्लेज खड़ी थी जिसे लाल कपड़ों से सजाया गया था। मैंने नाद्या को समझाते हुए कहा, नाद्या पेट्रोवना, प्लीज अब हमें नीचे चलना चाहिए। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं कि हम एकदम सुरक्षित नीचे पहुंचेंगे। तुम्हें किसी भी तरह की चोट मैं नहीं लगने दूंगा। लेकिन नाद्या का तो डर के मारे बुरा हाल था। उसे अपने बर्फ के जूतों से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती ढलान देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सीधे पाताल लोक में ही पहुंच जाएगी। नीचे की तरफ देखते ही वो अपने होश खो रही थी। उसकी रूह कांप रही थी। मैंने जैसे ही उससे कहा कि वो स्लेज में बैठे, उसकी सांस रुक सी गई। वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि वो स्लेज से उड़ती हुई सीधे पाताल जा पहुंचे। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि अगर वो स्लेज में बैठी तो उसकी मौत पक्की है। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, बिल्कुल भी मत डरो, साहसी बनो। इस तरह का व्यवहार तो कायर लोग करते हैं। नाद्या किसी तरह आखिर तैयार हो गई। उसके चेहरे पर मौत का खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे स्लेज में बैठाया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मैंने स्लेज को हल्का सा धक्का दिया और हम ढलान पर तेजी से फिसलने लगे। सेकंडों में स्लेज गोली की तरह भाग रही थी। हवा के थपेड़े बहुत तेजी के साथ हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। हमारे कानों में हवा गरज रही थी और सीटी बजाती हुई हमें डरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ठंडी तेज हवा अपने गुस्से के कारण हमारे सिर को हमारी गर्दन से अलग ही कर देगी। हवा का इतना दबाव था कि हम बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि यमराज के दूत ने हमें अपने शिकंजे में कस लिया है और नरक की भयानक आवाजें हमारे कान में पड़ रही हैं। हमारे चारों तरफ की चीजें एक धुंधली सी लकीर बनकर पीछे की तरफ भाग रही थीं और ऐसा लग रहा था कि अगले ही क्षण हम मरने वाले हैं। ऐसे में मैंने नाद्या के कान के पास बहुत हल्की सी आवाज में कहा, आई लव यू नाद्या। स्लेज की गति अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा की गरज और स्लेज की बर्फ पर रगड़ने की घर घर की आवाज अब भयानक नहीं लग रही थी। सांस लेने में अब कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी। कुछ ही क्षणों में हम नीचे पहुंच गए। नाद्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके प्राण निकल गए हैं। वो पीली पड़ी हुई थी और मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मैंने सहारा देकर उसे स्लेज से उतारा। खौफ से भरी हुई उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। मुझे देखते हुए उसने कहा, मैं अब किसी भी हालत में इसमें नहीं बैठूंगी। दुनिया की कोई भी चीज मुझे इस पर बैठने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं तो मर ही गई थी। कुछ देर बाद वो सामान्य हुई तो मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक सवाल झलक रहा था। वो असमंजस में थी कि मैंने वो 4 शब्द कहे भी थे या उसने सनसनाती तेज हवा में अपनी कल्पना में वो शब्द सुने थे। उसके पास ही खड़ा होकर मैं सिगरेट पी रहा था और अपने दस्तानों की तरफ देखते हुए ऐसे दिखा रहा था कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसने मेरी बांह थाम ली और हम दोनों बर्फ से ढकी पहाड़ी के नीचे टहलते रहे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो अनमनी सी हो गई थी। वो शब्द कहे भी गए थे या नहीं, हाँ या ना। उस समय उसके लिए ये दुनिया का सबसे अहम सवाल था। ये सवाल उसके सम्मान से भी जुड़ा था और उसकी जिंदगी से भी।
वो कभी कभी अधीरता से मेरे चेहरे की तरफ देख लेती थी। उसके चेहरे पर उदासी की झीनी सी परत आ गई थी। वो इधर उधर की अनचाही बातें करती जा रही थी और मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मैं चुप था। वो पूछना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसकी हालत अजीब सी थी। वो अपनी खुशी से डरी हुई और परेशान लग रही थी। बिना मेरी ओर देखे उसने कहा, तुम्हें पता है? मैंने पूछा, क्या? कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, चलो एक बार फिर से स्लेज पर फिसला जाए। हम एक बार फिर से बर्फ से ढकी उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। मैंने नादिया को स्लेज पर बैठाया। उसका चेहरा डर से फिर पीला पड़ गया था और वो कांप रहे थे। कुछ ही पलों में हम स्लेज पर फिसल रहे थे। स्लेज अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। हवा सीटियां बजा रही थी और स्लेज की बर्फ पर फिसलने की तेज आवाज आ रही थी। मैंने फिर से उसके कान के पास अपना मुंह लाकर कहा, आई लव यू नादिया। स्लेज नीचे पहुंचकर रुक चुकी थी। उसने बर्फ की उस ढलान को देखा जिससे फिसलकर हम अभी नीचे पहुंचे थे। उसने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा, मेरी आवाज को सुना। मेरी आवाज में किसी भी तरह की भावुकता न देखकर वो परेशान सी हो गई थी। उसकी भाव भंगिमा, उसकी आंखें, उसकी पूरी शख्सियत, यहां तक कि उसके कपड़े भी मुझे वही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। वो शायद सोच रही थी, इस सब का मतलब क्या है? ये शब्द किसने बोले थे? क्या इसने ये कहा था या ये केवल मेरी कल्पना थी? अनिश्चय की इस स्थिति ने उसे चिंता में डाल दिया था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। बेचारी लड़की मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। वो रुआंसी हो गई थी। किसी भी क्षण उसकी आंखों से आंसू निकल सकते थे। मैंने पूछा, क्या आप घर चला जाए? उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे बर्फ की इस फिसलन में मजा आ रहा है। क्या एक बार और हम स्लेज पर बैठकर फिसल सकते हैं? उसे स्लेज पर मजा आ रहा था, लेकिन उस पर बैठते ही वो फिर से कांपने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और खतरे को सामने देख उसकी सांसें थम सी गईं। हम तीसरी बार स्लेज पर नीचे की तरफ फिसल रहे थे। मैंने देखा वो मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और मेरे होठों पर उसकी खास नजर थी। मैंने अपना रुमाल अपने मुंह पर रख दिया। मैं हल्के से खांसा और जब हम अपनी यात्रा के बीच में थे, मैंने हौले से दोहराया, आई लव यू नादिया। रहस्य रहस्य ही बना रह गया। नादिया एकदम खामोश थी। ऐसा लग रहा था वो अपने में ही कहीं खोई हुई है। मैं उसके घर तक उसे छोड़ने गया। रास्ते में वो बहुत धीमे धीमे चल रही थी। वो शायद इस इंतजार में थी कि मैं उन शब्दों को फिर से दोहराऊंगा। वो बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों को दबा रही थी। मुझे लगा कि वो अपने मन ही मन में सोच रही है, नहीं, हवा से ये शब्द अपने आप पैदा नहीं हो सकते। मैं ये चाहती भी नहीं कि ये शब्द हवा ने कहे हों। अगले दिन मुझे उसका भेजा हुआ एक कागज मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम आज भी स्लेज पर फिसलने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले लेना, नादिया। उस दिन के बाद मैं रोज नादिया के साथ स्लेज पर फिसलने के लिए जाने लगा। नीचे की तरफ फिसलते हुए जब वो डरी हुई होती, मैं धीमी आवाज में दोहराता, आई लव यू नादिया। नादिया को उन 4 शब्दों का नशा सा हो गया था। शराब की तरह वो अब इसकी आदी हो गई थी। इसके बिना वो रह नहीं पा रही थी। यह सच है कि स्लेज पर नीचे की तरफ आती हुई वो अब भी बहुत डर जाती थी, लेकिन प्यार के ये 4 शब्द डर और खतरे पर हावी हो जाते थे। जो शब्द रहस्य बने हुए थे, अब उसके कोमल हृदय को गुदगुदा रहे थे। अभी भी वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शब्द हवा पैदा कर रही है या मैं उन्हें बोल रहा हूं, लेकिन अब वो इसकी परवाह नहीं कर रही थी। शराब किस चीज से बनी है या कहां बनी है, इससे क्या मतलब? अगर उससे नशा हो रहा है तो ये सवाल बेमानी हो जाता है। एक दोपहर में अकेला पहाड़ी के नीचे गया था। लोगों के बीच घूमते हुए अचानक ही वो मुझे दिखाई दी। वो पहाड़ी पर अकेले ही चढ़ रही थी और उसकी निगाहें मुझे ढूंढ रही थीं। वो डरते डरते ऊपर की तरफ जा रही थी। उसका रंग आज बर्फ की तरह सफेद हो गया था। वो कांप रही थी, लेकिन आगे बढ़ती जा रही थी। वो पीछे नहीं देख रही थी। वो शायद आज ये जान लेना चाहती थी कि मेरी अनुपस्थिति में भी ये शब्द सुनाई पड़ेंगे या नहीं। मैंने देखा कि डर से उसका मुंह खुल गया था, लेकिन वो स्लेज पर बैठ गई।
उसने आंखें बंद कर ली और ऐसा महसूस होता था कि पृथ्वी को अलविदा कह रही थी। घर घर की आवाज करते हुए स्लेज चल पड़ी। नादिया ने स्लेज की यह आवाज सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता। नीचे आने के बाद स्लेज से उतरती हुई वो मुझे बहुत थकी हुई और कमजोर लगी। उसके चेहरे से इस बात का अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि उसने ये 4 शब्द सुने थे या नहीं। नीचे की तरफ फिसलते हुए जो आतंक और डर उसके मन में समाया हुआ था, उसके कारण कुछ सुनने समझने की उसकी क्षमता खत्म हो गई थी। और फिर मार्च का महीना आ पहुंचा। बसंत की धूप आरामदायक थी। हमारी बर्फ से ढकी पहाड़ी की ढलान अब मटमैली दिखाई देने लगी थी। स्लेज पर फिसलना बंद हो चुका था। अब वो कोई भी जगह नहीं बची थी जहां नादिया उन 4 शब्दों को सुन सकती थी। उन शब्दों को दोहराने वाला भी कोई नहीं था। तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी और मैं पीटर्सबर्ग जा रहा था, लंबे समय के लिए, शायद हमेशा के लिए। ठंड अभी भी काफी थी। जगह जगह बर्फ दिख जाती थी। पेड़ सूखे हुए काले से दिख रहे थे, लेकिन बसंत की दस्तक सुनाई पड़ रही थी। पंछी अपने घोंसले बनाने का इंतजाम शुरू कर चुके थे। मेरे जाने के 2 दिन पहले की बात है। शाम ढल रही थी और मैं घर के छोटे से बगीचे में बैठा हुआ था। नादिया के घर और मेरे बगीचे को लकड़ी से बनी एक बाड़ अलग करती थी। मैं चुपचाप बाड़ के करीब गया और लकड़ी की बीच की झिर्री से नादिया के बगीचे की तरफ काफी देर तक झांकता रहा। मैंने देखा नादिया घर से बाहर निकली और उदास नजरों से आसमान की तरफ देखने लगी। बसंत की हल्की हवा उसके पीले चेहरे से टकरा रही थी। मुझे वो हवाएं याद आईं जो गर्जना के साथ स्लेज पर उसके चेहरे से टकराती थीं और उसके बीच ही उसे वो 4 शब्द सुनाई देते थे। उसका चेहरा बहुत उदास हो गया। आंसू की 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। वो अपनी दोनों बाहें हवा की तरफ उठाकर कातर निगाहों से देख रही थी। वो चाह रही थी कि उसे फिर से वो 4 शब्द सुनाई दे जाएं। उसकी आंखें बंद हो गई थीं और मैंने बहुत हल्के से 4 शब्द दोहराए, आई लव यू नादिया। नादिया का चेहरा खुशी से खिल गया। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगी थी। अपनी बाहें फैलाए वो हवा से मिलने को आतुर जान पड़ती थी। नादिया को उसी हालत में छोड़कर मैं अपनी पैकिंग करने के लिए घर के अंदर चला आया था। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। नादिया की काफी पहले शादी हो चुकी है। शादी उसकी मर्जी से हुई या नहीं इसका तो पता नहीं, पर इसका अब कोई मतलब भी नहीं है। उसका पति बड़ा अफसर है और उसके 3 बच्चे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हम एक बार स्लेज पर फिसलने गए थे और तेज हवा में उसे 4 शब्द सुनाई दिए थे, आई लव यू नादिया। ये शब्द भुलाए नहीं जा सकते। इन शब्दों की गूंज उसके जीवन की सबसे कोमल, सबसे सुंदर और खूबसूरत याद है। मैं भी अब उम्र दराज हो गया हूं, लेकिन आज भी मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने वो 4 शब्द क्यों कहे थे। आखिर मैं क्या चाहता था। लव यू नादिया। अभी आप एंटन चेखव की रूसी कहानी शूतका की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।